हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है अभिषेक बोहरे और आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की इस सीरीज में हम इंडियन ज्योग्राफी के एक एक टॉपिक को कवर करेंगे और यहां पर यानी कि हर दिन एक नया टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत होगा और यहां पर उसको हम क्रमबद्ध करने का भी प्रयास करेंगे ताकि इससे आपको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफी हेल्प मिलेगी। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और साथ में इसमें नोट्स मेकिंग जरूर करते जाएं। और अदरवाइज यदि आप नोट्स मेकिंग नहीं कर पाते हैं तो ये पूरी स्लाइड आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। क्लियर? अब आगे हम बढ़ते हैं और सबसे पहले हम जानना शुरू करते हैं इंडियन ज्योग्राफी में एक प्रकार से भारत के प्रादेशिक भूगोल को यानी कि प्रादेशिक विभाजन को, कि भारत में कहां पर कौन सा प्रादेशिक प्रदेश स्थित आपको दिखाई देता है। जैसे सबसे पहले यह है इंडिया का मैप। इंडिया के मैप में यदि हम देखें तो सबसे ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगा, एक सेकेंड, सबसे ऊपर वाले पोर्शन में आपको देखने के लिए मिलता है यह है हिमालयन रीजन, जो कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और फिर ये नेपाल स्टार्ट होता है। यूपी में हिमालय नहीं है। यहां से आगे जाने पर फिर सिक्किम में आपको हिमालय नजर आएगा और सिक्किम के पश्चात अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश के उत्तर अर्थात तिब्बतियन प्लेट्यू या फिर तिब्बत के पठार पर भी हिमालय पर्वत का विस्तार देखने के लिए मिलता है। और यहीं से हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ता है, जिसको म्यांमार में अराकानयुमा के नाम से जाना जाता है। यह है अराकानयुमा पर्वत श्रेणी, है ना। और इसको पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। और फिर बाद में यही जाते हैं और यही अराकानयुमा बे ऑफ बंगाल में या फिर बंगाल की खाड़ी सागर में एक द्वीप समूह के रूप में दिखाई देते हैं। और ये क्या है इन द्वीप समूह के नाम? तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, जिसमें से ऊपर का पार्ट आता है अंडमान और नीचे का पोर्शन आता है निकोबार द्वीप समूह। और इसी के ऊपर में कोको द्वीप स्थित है, जो कि म्यांमार के अधिकार क्षेत्र में है। यहां पर आता है म्यांमार। जब आप इसी के नीचे आते हैं तो ये वाली जो बेल्ट आपको नजर आ रही है, इट मींस ये पूरी बेल्ट, इसे कहते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान, जिसे 4 भागों में हम विभाजित करते हैं। ये पूरा का पूरा हमें स्टडी करना है। यह उत्तर का विशाल मैदान, मैं नेमिंग कर दूंगा अभी। और इसी के नीचे, इसी के दक्षिणी भाग से स्टार्ट होता है पेनिनसुलर इंडिया या फिर यूं कहा जाए प्रायद्वीपीय भारत। यह है पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय भारत या पेनिनसुलर इंडिया। इसके बाजू से अर्थात अब जो शेष भाग बच गया है, इट मींस ये वाला, इसे कहा जाता है तटीय मैदान, जो कि गुजरात से प्रारंभ होता है, गुजरात, महाराष्ट्र, देन गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे केरला और केरला के साइड में आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के पास उड़ीसा। और यदि केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो केंद्र शासित प्रदेशों में ये आता है पुडुचेरी, दादर नगर हवेली एंड दमन दीव, और हाँ थोड़ा सा पोर्शन इसका पश्चिम बंगाल में भी आपको नजर आएगा। तो ये है वेस्ट बंगाल या फिर पश्चिम बंगाल की सीमा। और यहां पर आपको दिखाई देता है अरेबियन सी में यहां पर लक्षद्वीप, है ना, जो कि एक कोराल द्वीप है। अब मैं यहां पर नेमिंग कर देता हूं कि सबसे ऊपर आपको क्या नजर आया, यह है हिमालय, एक सेकेंड, यह है हिमालयन रीजन, हिमालय, हिमालय से नीचे दिखाई देता है हमें उत्तर भारत का विशाल मैदान, यह उत्तर का मैदान। इसके नीचे पेनिनसुलर इंडिया या फिर प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। देन ये पोर्शन है हमारा तटीय मैदान, जो कि दोनों ओर है। इसको 2 भागों में हम विभाजित करते हैं, एक है पूर्वी तटीय मैदान और एक है पश्चिमी तटीय मैदान। यह है अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
बे ऑफ बंगाल में है ये, और ये है हमारे लक्षद्वीप समूह। ठीक है, तो इनको हमें पढ़ना है बेसिकली। अब इनको अध्ययन करने से पहले, इनको अध्ययन करने से पूर्व हम ये देख लेते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, यानी कि हम इन सभी टॉपिक्स पर आएंगे। उससे पहले आज के टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, जो कि है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। यदि आप महाद्वीपीय विस्थापन को सिद्धांत को देखेंगे तो एक्चुअल में ये भू आकृति विज्ञान का बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परंतु इसके प्रतिपादन करता कौन है, तो एक जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट या फिर जर्मन जलवायु शास्त्री जिनका नाम है अल्फ्रेड वेगनर, इन्होंने इसका प्रतिपादन किया। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं कि वास्तविकता में अल्फ्रेड वेगनर ने इसका प्रतिपादन किया और ये एक जर्मन जलवायु शास्त्री थे। ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जलवायु शास्त्री होते हुए भी ये जियोमॉर्फोलॉजी अर्थात भू आकृति विज्ञान के एक बेहद इंपॉर्टेंट थ्योरी को प्रतिपादित कर रहे थे। दैट्स व्हाई कि इसमें कुछ खामियां होना या फिर कुछ अपवाद होना लाजमी है, और यहां पर कुछ अपवाद थे भी। और ये अपवाद क्या थे, तो यहां पर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अर्थात वर्ल्ड में जितने भी 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उनके प्रवाह से संबंधित जब यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया तो लास्ट में एक क्वेश्चन उठकर आता है कि यह महाद्वीपीय प्रवाह एक्चुअल में हो क्यों रहा था, और यह महाद्वीपीय प्रवाह का कारण बता पाने में अल्फ्रेड वेगनर सर असफल रहे थे। और यह असफलता के पीछे का कारण क्या था कि एक्चुअल में ये एक जियोमॉर्फोलॉजिस्ट नहीं, एक जलवायु शास्त्री थे। दैट्स व्हाई आपको ये हमेशा याद रखना है कि एक जर्मन जलवायु शास्त्री अल्फ्रेड वेगनर ने इसका प्रतिपादन किया था। और इसका प्रतिपादन जब किया गया तो एक्चुअल में किस प्रकार एक जलवायु शास्त्री भू आकृति विज्ञान के इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक को गठित कर रहा है या फिर इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक का प्रतिपादन कर रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा कि ऐसा हुआ कैसे, क्योंकि वर्ल्ड में अल्फ्रेड वेगनर सर ने बहुत प्रकार की असंबद्धताएं देखी थी। असंबद्धताओं के बारे में जाने तो असंबद्धता का सीधा सीधा अर्थ है कि यदि आप मान लीजिए आप अपने पैरों को उठाकर अपने शोल्डर्स पर पुट कर लेते हैं, तो आप मुझे बताइए कि क्या आपके पैरों का आपके शोल्डर्स पर कुछ वर्क है? नहीं है। कारण क्या है कि हम चलते पैरों से हैं, तो पैरों का एक्चुअल वर्क नीचे है। तो यदि मान लो किसी में ये पैर आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं तो ये एक प्रकार की असंबद्धता होगी कि पैरों को कंधों पर होना नहीं था, परंतु यदि ये पैर आपके कंधे पर है तो ये ऐसा नहीं होना था परंतु दिखाई दे रहा है, तो इसको कहा जाएगा डिसकंटिन्यूटी या फिर असंबद्धता। तो ऐसी ही कई असंबद्धताएं वर्ल्ड में देखने के लिए मिली। जैसे अब यदि वर्ल्ड में और साथ में इंडिया के कंटेक्स्ट में हम देखें तो इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारा विश्व के परिप्रेक्ष्य में, विश्व के परिप्रेक्ष्य में, क्लियर। अब विश्व के परिप्रेक्ष्य में मतलब कि आपके यहां पर 7 कॉन्टिनेंट्स सभी आ जाएंगे। और ये कौन कौन से 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, तो देखिए सबसे पहले आपको दिखाई देता है यह है हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका। इसी के ऊपर से यह है हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, हडसन बे। नीचे आते हैं तो मैक्सिको गल्फ, कैरेबियन नेशंस। ठीक, ये है अफ्रीका, अफ्रीका, सोमालियन कंट्रीज, यहाँ पर प्राय सऊदी अरेबिया, अरब प्रायद्वीप, इंडिया, एंड ये है साउथ ईस्ट एशिया। यह है यूरोप, ग्रीस, इटली, पोर्चुगल, स्पेन, एंड देन डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड वाला पोर्शन, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, वाइट सी, साइबेरिया, खामचेटका, कोरियन कंट्रीज, साउथ चाइना सी, एंड देन इंडोनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड। यह है इंडोनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड। यहां पर आते हैं तो यह है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। अब सबसे नीचे आपको दिखाई देता है अंटार्कटिका। ठीक है, तो यह है वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में कौन कौन से हैं कॉन्टिनेंट, तो मैं लिख देता हूं। यह है नॉर्थ अमेरिका, उत्तर अमेरिका महाद्वीप,
यह है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका। यह है अफ्रीका, इन दोनों को कंबाइनली कहा जाता है यूरेशिया। यह है ऑस्ट्रेलिया, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, AUS लिख देता हूं बस, है ना, ऑस्ट्रेलिया। और यहां पर 7 कॉन्टिनेंट्स आपको यहां पर 7th नंबर का दिखेगा, अंटार्कटिका। क्लियर। अब यह है वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में। इसी प्रकार इंडिया के कंटेक्स्ट में भी आता है, यानी कि इन्हीं असमर्थताओं को हम इंडिया के कंटेक्स्ट में भी देखेंगे। तो चूंकि हमारा टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी का, इसलिए सबसे पहले हम इंडियन कंटेक्स्ट में इसको समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब इंडिया के कंटेक्स्ट में मतलब कि पीछे मैंने मैप बना ही दिया था, यहाँ पर एक और मैं ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये कहां कहां पर ये असमर्थताएं देखने के लिए मिलती हैं। जैसे हिमालयन रीजन में आपको देखने के लिए मिलती है, इसके अलावा थार डेजर्ट में आपको देखने के लिए मिलेगी, इसके अलावा आपको देखने के लिए मिलती है भारत में गिरवन वाले क्षेत्र में, अर्थात गुजरात वाले एरिया में। यानी कि इसके और इसके बारे में हमें असमर्थताएं देखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये असमर्थताएं हैं क्या, और ये असमर्थताएं हमसे कहना क्या चाहती हैं, और ये किस प्रकार एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं हमारे सामने। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडिया अर्थात भारत के कंटेक्स्ट में असमर्थताओं को। ठीक है, और यदि भारत के कंटेक्स्ट में हम असमर्थताओं को पढ़ना स्टार्ट करें तो सबसे पहली असमर्थता आती है, सबसे पहली डिसकंटिन्यूटीज हमको देखने के लिए मिलती है क्या, यह है हिमालयन चट्टानें, हिमालय पर पाई जाने वाली चट्टानें, पाई जाने वाली चट्टान। अब आप बताइए कि ये जो हिमालय है, ये हिमालय क्या है, तो ये हिमालय एक प्रकार का नवीन वलित पर्वत है, अर्थात युवा वलित पर्वत है। और युवा वलित पर्वत क्या होता है, तो आप ये बात याद रखिएगा कि जब हम हिमालय पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वहां पर मैं आपको इसकी पूरी परिभाषा दूंगा कि एक नवीन वलित पर्वत या फिर युवा वलित पर्वत वास्तविकता में होता क्या है। अब हिमालय क्या है, एक नवीन वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है, और इसकी औसत ऊंचाई अर्थात हिमालय की औसत ऊंचाई है लगभग 6000 मीटर, औसत ऊंचाई 6000 मीटर। अब यह बात इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड में यदि आप हिमालय के समकालीन और भी पर्वत श्रेणियों को देखते हैं, जैसे यदि वर्ल्ड में आप साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को देखें तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में हिमालय के ही समकालीन एक रेंज, एक माउंटेन रेंज आपको देखने के लिए मिलती है। और ये कौन सी है माउंटेन रेंज, तो इसे कॉल किया जाता है, इस माउंटेन रेंज का नाम आता है एंडीज माउंटेन। क्लियर। इसी के बाद यदि आप ऊपर जाते हैं तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में एक और माउंटेन रेंज आपको दिखाई देती है जिसका नाम है रॉकीज, जो कि एक कार्डिराया माउंटेन का उदाहरण है। यह है रॉकीज, है ना, ये नॉर्थ अमेरिका, मैक्सिको गल्फ एंड ये है कैरिबियन कंट्रीज, यहां पर आपको दिखाई देता है रॉकीज माउंटेन। क्लियर। अब रॉकीज को कार्डिराया क्यों कहा जाता है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में लिखेंगे। इसी प्रकार जब आप अफ्रीका वाले पोर्शन में आते हैं तो अफ्रीका में भी आपको हिमालय के समकालीन कई और माउंटेन्स दिखाई देते हैं, कई तो नहीं है परंतु हाँ एक दो माउंटेन्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे। और ये कौन से हैं, तो यदि आप ऊपर देखते हैं तो एटलस माउंटेन, इसी के ऊपर से स्टार्ट होता है यूरोप, यह है ग्रीस, यह है इटली वाला पोर्शन, और यह नीचे मेडिटेरेनियन सी, यह है पोर्चुगल स्पेन होते हुए डेनमार्क, स्कैंडिनेवियन नेशंस एंड ये है नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड, व्हाइट सी, यहाँ पर स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स भी आपको दिखाई देंगे। इसी के आगे चलने पर यह है एशिया, और एशिया और यूरोप को विभाजित करने वाला माउंटेन, यहाँ पर आपको एक और माउंटेन नजर आएगा और क्या नाम है इसका, यूराल माउंटेन। क्लियर, यूराल माउंटेन, ये पूरा का पूरा नीचे आता है यूराल माउंटेन, और यहां पर आकर ये ब्लैक सी, यह है ब्लैक सी और कैस्पियन सी में जाकर जुड़ता है या फिर खत्म होता है। और इसी के आगे से यह है हमारा साइबेरिया वाला पोर्शन, नीचे आता है तो कोरियन कंट्रीज, और देन यहां पर साउथ चाइना सी। इसी से आगे जाने पर यह है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, रेड सी,
देन यहां से एक सेकेंड, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, रेड सी, एंड देन ये है इंडिया, ये है साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया, एक सेकेंड, ये पूरा। अब यदि आप देखेंगे तो ये जितने भी माउंटेन्स आपको वर्ल्ड में दिखाई दे रहे हैं, इट मींस ये है रॉकीज माउंटेन, एंडीज माउंटेन, इन सभी की एवरेज हाइट कितनी है? तो इन सभी की सर्वोच्च चोटी की सर्वोच्च ऊंचाई भी उतनी नहीं है जितनी हिमालय की एवरेज हाइट है। मतलब कि यदि आप एटलस में जाएं और सभी की हाईएस्ट पीक को देखें तो इनकी हाइट भी लगभग 4500-5000 के आसपास दिखाई देती है। बल्कि यदि आप हिमालय पर्वत को देखते हैं तो हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई आपको 6000 मीटर दिखाई देती है और इसकी सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई 8850 मीटर दिखाई देती है। अब ऐसा क्या है कि इतने ऊंचे माउंटेन पर, अच्छा क्या इतने ऊंचे माउंटेन पर आपको कैसे ऐसी चट्टानें मिलनी चाहिए थी जो कि पृथ्वी के इन डेप्थ पार्ट में देखने के लिए मिलती है, यानी कि पातालीय चट्टानें? नहीं, परंतु जब हिमालय पर पाई जाने वाली चट्टानों का अध्ययन किया गया तो हमें यह मालूम चला कि हिमालय पर पाई जाने वाली चट्टानें कोई ऐसी चट्टानें नहीं है जो कि पृथ्वी में बहुत ज्यादा ऊंचाई पर देखने के लिए मिलती हैं, यानी कि ये कोई अवसादी चट्टानें, सॉरी, ये कोई रूपांतरित चट्टानें नहीं है, बल्कि ये कैसी चट्टानें हैं? तो हिमालय पर पाई जाने वाली चट्टानें वास्तविकता में अवसादी चट्टानें हैं, यानी कि इतनी ऊंचाई पर अवसादी पातालीय चट्टानों का मिलना एक प्रकार की असंबद्धता थी कि कैसे ये पॉसिबल है कि 6000 मीटर की ऊंचाई पर, और बल्कि इसकी चोटियां इससे भी अधिक ऊंची हैं, इतनी ऊंचाई पर आपको कोई ऐसी रॉक देखने के लिए मिले जो कि बहुत ज्यादा गहराई में देखने के लिए मिलती है अर्थ में। तो इन सभी असंबद्धताओं के चलते, अर्थात क्या ऐसा होना था कि हिमालय पर ऐसी चट्टानें देखने के लिए मिलनी चाहिए थी जो कि बहुत गहराई में पाई जाती हैं पृथ्वी पर? आंसर इज नो, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। परंतु जब अल्फ्रेड वेगनर सर ने हिमालय का अध्ययन किया तो हिमालय के अध्ययन में पाया कि ऐसी चट्टानें वास्तविकता में मौजूद हैं, इसलिए इसको किस में रखा गया? एक प्रकार की असंबद्धता में रखा गया। क्लियर? इसी प्रकार इंडिया के ही कंटेक्स्ट में और कई प्रकार की असंबद्धताएं हैं, जैसे सबसे पहले अब दूसरे नंबर पर आती है हमारी, दूसरे नंबर पर थार का मरुस्थल, यानी कि जो राजस्थान का नाम हम सुनते हैं, राजस्थान में थार मरुस्थल, ये हमको कब से पता है कि राजस्थान वाले एरिया में थार के मरुस्थल का विस्तार है? तो ये हमें मानव इतिहास में लगभग ज्ञात 5000 वर्षों के मानव इतिहास में ये बताता है कि थार के मरुस्थल में 5000 वर्षों से, 5000 वर्ष कैसे? तो हमें दो चीजें मालूम है कि भारत में मानव को हम कब से मानते हैं, यानी कि हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है, हड़प्पा सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता के ही समकालीन मानी जाती है वैदिक सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता का जो ईयर आता है ये लगभग निकल के आता है 2500 बीसी, यानी कि 2500 ईसा पूर्व। और 2500 ईसा पूर्व से लेकर हम यदि आज वर्तमान तक की बात कर लेते हैं तो ये समय आता है लगभग 4500 ईयर, यानी कि लगभग 4500 वर्ष के इस समय अंतराल में या फिर इस टाइम पीरियड में हमने ये देखा है कि हड़प्पा सभ्यता के जब आप मैप देखते हैं तो हड़प्पा सभ्यता के मैप में कहीं पर भी आपको ये नजर नहीं आएगा कि राजस्थान वाले एरिया में कहीं भी नगर व्यवस्था है या फिर कोई भी नगर जो कि बहुत ज्यादा सुव्यवस्थित था या फिर बहुत ज्यादा समृद्ध था। ये राजस्थान वाले एरिया या फिर थार के मरुस्थल वाले एरिया के आसपास भी है। इस मैप के थ्रू एक बार आप समझ लें कि थार का मरुस्थल कहां पर है। यह है थार का मरुस्थल वाला एरिया। यहां पर आपको कोई भी एरिया दिखाई नहीं देता है इन सभ्यताओं का। और दूसरी सभ्यता का हमने नाम सुना है वैदिक सभ्यता, यानी कि यहां पर सेकेंड सभ्यता हमारे पास निकल के आती है, वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता में भी हम ये पढ़ते हैं कि वैदिक सभ्यता में जब यहां पर मानव का अधिवास हुआ तो ये मानव का अधिवास किस एरिया में हुआ? वास्तविकता में सप्त सैंधव प्रदेश में, यानी कि यहां पर मानव आए और बसे कहां? सप्त सैंधव प्रदेश। अर्थात यहां पर इस सप्त सैंधव प्रदेश की जो सबसे पवित्र नदी मानी गई वो कौन सी थी? यहां की सबसे पवित्र नदी मानी गई सरस्वती।
सरस्वती। तो क्या कारण था कि इस सरस्वती नदी के आसपास उतने ज्यादा आपको मानवा अधिवास देखने के लिए नहीं मिलते हैं, है ना। कारण ये था कि ये सरस्वती नदी वास्तविकता में प्रवाहित होती थी किस एरिया से, ये प्रवाहित होती थी थार के मरुस्थल वाले एरिया से, और यहां पर ये पूरा पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र था, जिसके कारण यहां संसाधन उतने ज्यादा उपलब्ध नहीं थे। दैट्स वाई कि यहां इस एरिया में आपको मानवा अधिवास, मरुस्थलीकृत क्षेत्र से ये प्रवाहित होती थी, इसलिए यहां पर आपको उतना अधिक मानवा अधिवास देखने के लिए नहीं मिलता है। इतनी बात क्लियर है। तो याद रखें पहली असंबद्धता क्या थी, तो हिमालय पर पाई जाने वाली चट्टानें। इससे भी पहले हमने स्टार्ट किया महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, जो कि एक जर्मन जलवायु शास्त्री के द्वारा प्रदत्त है, जिनका नाम था अल्फ्रेड वैगनर, और ये असंबद्धता पर आधारित है। असंबद्धता इट मींस कि किसी चीज का किसी स्थान पर मिलना यदि एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह लगाता है, एक प्रकार से क्वेश्चन मार्क लगाता है, तो यह उसके लिए असंबद्धता माना जाएगा। इन असंबद्धताओं को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक था वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में, एक था इंडिया के कंटेक्स्ट में। वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में और इंडिया के कंटेक्स्ट में सबसे पहले हमने स्टार्ट किया इंडिया के कंटेक्स्ट में समझना। इसमें हमने देखा हिमालय पर पाई जाने वाली चट्टानें, अर्थात हिमालयन रॉक के बारे में हमने अध्ययन किया कि हिमालय जो कि वर्ल्ड का सबसे नवीन वलित पर्वत है और सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है, जिसकी ऊंचाई 6000 मीटर है औसत ऊंचाई, और हाईएस्ट पीक की तो बहुत ज्यादा है, जो कि वर्ल्ड में और सभी माउंटेन्स में यदि हम देखते हैं तो सबसे विशालकाय है। यहां पाई जाने वाली चट्टानें वास्तविकता में कैसी होनी थी, ऐसी चट्टानें जो कि वर्ल्ड में बहुत ज्यादा ऊंचाई पर देखने के लिए मिलती है। बट इन चट्टानों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि ये ऐसी चट्टानें हैं जो कि इन डेप्थ पार्ट में अर्थ के देखने के लिए मिलती है, अर्थात पातालीय चट्टानें हैं। तो ऐसा नहीं होना था, परंतु ऐसा हो रहा है, इसलिए हमने इसको क्या कहा, पहली असंबद्धता। सेकंड थी हमारी थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले जीवाश्मों के बारे में। और थार के मरुस्थल में हमें ज्ञात 5000 वर्षों का इतिहास कहता है कि यहां पर मरुस्थलीय क्षेत्र विद्यमान है ना। तो थार के मरुस्थल में हमें ज्ञात 5000 वर्षों का इतिहास बताता है कि यहां मरुस्थलीय क्षेत्र विद्यमान है। और क्या इस मरुस्थलीय क्षेत्र में आपको किसी भी प्रकार से समुद्री जीवों के जीवाश्म या फिर जलीय जीवों के जीवाश्म प्राप्त होने से? आंसर इज नो। परंतु जब आप इस बात का अध्ययन करते हैं तो इसी थार के मरुस्थल एरिया में आपको कई जीवाश्म प्राप्त होते हैं, और ये जीवाश्म किसके हैं, तो ये जीवाश्म और किसी के नहीं अपितु ये समुद्री जीवों के जीवाश्म हैं, समुद्री जीवों के जीवाश्म हैं। अब बताइए थार के मरुस्थल में ये समुद्री जीवों के जीवाश्म वास्तविकता में आए कैसे, है ना। क्या आपको थार के मरुस्थल में इन समुद्री जीवों के जीवाश्म प्राप्त होने थे? कहीं से लेकर कहीं तक हमें गुंजाइश ही नहीं दिखती है। परंतु जब अध्ययन किया गया तो हमें इस थार के मरुस्थल में एक समुद्री जीव के जीवाश्म प्राप्त होते हैं, और ये जीव का नाम है लॉबस्टर। क्या नाम है इसका? लॉबस्टर। और ये लॉबस्टर कितना विशालकाय जीव था, आप इस बात का अंदाजा ऐसे लगाइए कि एक स्टडी हुई जहां पर एक अज्ञात गांव था, और इस अज्ञात गांव को जब देखा गया तो ये एक टीले पर बसा हुआ था। यानी कि ऐसा लग रहा था कि ये एक टीले पर बसा हुआ है, जैसे मजनू टीला लाइक उदाहरण, है ना। और जब अध्ययन से हमें पता चला कि ये जो टीला है ये वास्तविकता में और कुछ नहीं है, ये क्या है, तो ये एक प्रकार का समुद्री जीव है, और उसकी ये बैकबोन है, अर्थात ये रीढ़ की हड्डी है, और इस रीढ़ की हड्डी पर ये पूरा का पूरा ग्राम बसा हुआ था। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब कि आप अंदाजा लगाइए कि ये जीव कितना बड़ा होगा जिसके ऊपर पूरा पूरा ग्राम बसा हुआ है। तो ये जीव जब इतना बड़ा है तो आप याद रखें कि वर्ल्ड में ये जीव इतना विशालकाय था, और इतना विशालकाय होने के साथ ये इतना फुर्तीला था कि लगभग पूरी अर्थ का एक राउंड 45 से 60 मिनट में कंप्लीट कर सकता था। क्लियर है बात, है ना। 45 से मतलब कि बड़ा होने के साथ साथ ये फुर्तीला भी था, और ऐसे कई और जीव उस समय यहां पर विद्यमान थे। ये सभी बातें हमें बताती हैं कि वर्ल्ड में कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटित हुई जिसके कारण ये समुद्री जीव मरे, ये चट्टानें ऊपर गईं, और साथ में अन्य क्रियाएं भी आपको घटित होती हुई देखने के लिए मिलती हैं। जैसे यदि हम इंडिया के ही कंटेक्स्ट में और असंबद्धताओं का अध्ययन करें तो इंडिया के कंटेक्स्ट में जो तीसरी असंबद्धता या फिर डिसकंटिन्यूटी देखी जाती है वो है शेर, है ना। आप सबसे पहले शेर अर्थात लायन, और मैं आपको बाघों के बारे में अंतर बता देता हूं। ठीक है, शेर और बाघ
अंतर तो पता होगा, परंतु एक मोटा मोटा डिफरेंस ये है, एक मेजर डिफरेंस ये है कि जब आप बाघों पर आते हैं तो बाघों की 9 प्रकार की प्रजातियां आपको वर्ल्ड में दिखाई देती हैं, 9 प्रकार की प्रजातियां, है ना। अब वास्तविकता में ये 6 प्रकार बचे हैं आज वर्तमान में, है ना, क्योंकि 3 प्रकार लुप्त हो चुके हैं, है ना, या तो लुप्त हो चुके हैं या फिर संकटग्रस्त हैं। और ये बाघ आपको कहां पर दिखाई देते हैं, तो ये ज्यादातर आपको वनीय क्षेत्र या फिर मैं यूं बोलूं कि फॉरेस्ट एरिया में ज्यादा दिखाई देते हैं। और कहीं पर भी वर्ल्ड में कहीं पर भी शेर और बाघ एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, इसका एक अपवाद है, यानी कि ये शेर और बाघ, लायन और टाइगर एक साथ नहीं नजर आएंगे, परंतु इसका एक अपवाद आता है। और ये अपवाद क्या है, तो इसका अपवाद है कुनाऊ राष्ट्रीय उद्यान, कुनाऊ राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहां पर है, ये आता है एमपी में, कुनाऊ राष्ट्रीय उद्यान ये हमारा आता है एमपी में। क्लियर, यहां पर मांसाहारी जीवों की तीनों प्रजातियां आपको देखने के लिए मिलेंगी, यानी कि बाघ, शेर और चीता, ये तीनों ही आपको देखने के लिए मिलते हैं। और यदि हम शेरों की बात करें तो याद रखें शेर की एक ही प्रजाति होती है ना। अब बेसिकली ये 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि एक ही प्रकार के होते हैं ये। और यहां पर एक होते हैं अफ्रीकन शेर, यहां एक होते हैं हमारे, क्या साइड में लिख कर देता हूं ताकि आपको दिखे, एक होते हैं हमारे अफ्रीकन शेर, जो कि अफ्रीका में पाए जाते हैं। और अफ्रीकन शेर अफ्रीका में भी कहां, तो सवाना घास मैदान। अभी मैं आपको बताता हूं कि सवाना घास मैदान कहां पर है। और यदि हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो भारत में, यानी कि एक होते हैं एशियन लायन या फिर एशियन शेर, और ये भारत में गिरवन वाले एरिया में आपको देखने के लिए मिलेंगे, अर्थात गिर राष्ट्रीय उद्यान वाले एरिया में ये ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। ये केवल और केवल भारत में पाए जाते हैं। जैसे, और बाघों के बारे में यदि हम बात करें तो जैसे बाली का बाघ है, वो लगभग समाप्त हो गया है, इसलिए हमने 9 प्रकार लिखे जरूर हैं, परंतु आप याद रखिएगा कि इन 9 में से आज वर्तमान में आपको 6 ही दिखाई देंगे। क्लियर। अब यदि हम यहां बात करते हैं तो भारत में यह है, सॉरी अफ्रीका में यह है अफ्रीका, ये पूरा यहां पर है साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक नेशन, देन ये है सोमालिया, ये है रेड सी के आगे ये है अरब कंट्रीज, एंड देन ये है पर्सियन गल्फ, इसके ऊपर से ये है पूरा का पूरा अफ्रीका खत्म। क्लियर। अब सवाना घास के मैदानों की हम बात कर रहे थे, तो यहां पर है कांगो बेसिन, यह है कांगो बेसिन वाला एरिया, यह है सहारा, यानी कि लिख देता हूं यह है सहारा मरुस्थल, ठीक है। इसी के ऊपर यहां पर एटलस माउंटेन भी दिखाई देगा, परंतु स्पेस ना होने के कारण यहां पर मैं लिख रहा हूं यह है सवाना घास के मैदान। और यहां पर आता है कांगो बेसिन वाला क्षेत्र। देन यहां पर आपको मरुस्थलीय क्षेत्र एक और देखने के लिए मिलेगा, कालाहारी और नामीबिया। अब जरा हम देखें कि एक्चुअल में शेर कहां पाए जाते हैं, तो शेर इन सवाना घास के मैदानों में बहुत अच्छे से सरवाइव करते हैं, या मैं यूं बोलूं कि शेरों का प्राकृतिक आवास यही सवाना घास मैदान है। ये क्या है, ये शेरों का प्राकृतिक आवास है। अब जरा एक बात बताइए मुझे कि शेरों का ये प्राकृतिक आवास वर्ल्ड में इसके अलावा और कहीं नहीं है, और इसके अलावा कहीं नहीं है, इट मींस ये भारत में मिल रहे हैं, मतलब कि ये भारत में एक प्रकार से प्राकृतिक रूप में मिल रहे हैं, नेचुरल रूप से ये मिल रहे हैं। और ऐसा कैसे पॉसिबल है कि भारत से इतना दूर, मतलब कि सवाना घास मैदान, इजिप्ट वाला एरिया, सऊदी अरेबिया वाला पोर्शन, बीच में रेड सी, यहां पर पर्सियन गल्फ, और यहां से होते हुए ये है इंडिया, और इंडिया से फिर ये यहां पर आते हैं, तो यहां पर आपको दिखाई देता है ये है गिरवन वाला एरिया, है ना, ये है हमारा गिरवन, लिख रहा हूं गुजरात वाले एरिया में आता है, अर्थात यहां दिखाई देता है हमें गिरवन क्षेत्र और गिर राष्ट्रीय उद्यान। अब आप बताइए कि शेरों को ऐसा क्या पसंद आया कि सवाना वाले एरिया से चलते हुए रेड सी को पार करते हुए पर्सियन गल्फ, सॉरी रेड सी को पार करते हुए अरब देश, पर्सियन गल्फ, और साथ में दस्ते कावेर, दस्ते रूट, और साथ में इन्हीं सारे मरुस्थलों को पार करते हुए ये आकर बसा भी तो कहां बसा, केवल और केवल भारत में। क्या ऐसा पॉसिबल था कि इतना ट्रेवल करते हुए, इतना पलायन करते हुए वो गिरवन राष्ट्रीय उद्यान में आकर बसे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो
क्या ऐसा हो सकता है कि यही शेर हिंद महासागर को तैरते हुए अरब सागर पार करते हुए ये आकर बसा हुआ तो कहां पर, ये आकर बसा हुआ तो भारत के गिरवन वाले एरिया में। क्या ये तैर कर आ सकता है, क्या ये चलकर आ सकता है, या फिर एक और ऑप्शन दे देते हैं, क्या ये उड़कर आ सकता है? नहीं आ सकता। तो जब शेर नहीं आ सकता है भारत के पास, इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि फिर भारत जाएगा कहां, शेरों को लेने के लिए। और भारत किस प्रकार जाएगा, तो यही दर्शाता है, यही बात कहती है हमें क्या, असंबद्धता, कि भारत में ही केवल शेर क्यों मिल रहे हैं, इसके अलावा वर्ल्ड में और कहीं क्यों नहीं मिल रहे हैं। और याद रखिएगा, अब आपके मन में एक डाउट आ सकता है, यानी कि यहां पर मैं आपके डाउट का आंसर दे देता हूं कि वर्ल्ड में और जगह पर भी तो शेर मिलते हैं, जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया में सुना है, परंतु यूरोप में सुना है, परंतु यहां पर मैंने एक वर्ड बोला कि यहां प्राकृतिक रूप से मिल रहे हैं, यानी कि ये शेरों का प्राकृतिक आवास है। और वर्ल्ड में जहां कहीं पर भी, इसके अलावा जहां कहीं पर भी आपको शेर दिखाई देते हैं, वो प्राकृतिक रूप से नहीं मिल रहे हैं, नेचुरली नहीं मिल रहे हैं, उन्हें लाया गया है, बसाया गया है। और ये लाया बसाया कैसे गया है, तो आपने सुना है ये बात और जानते भी हैं कि एक टाइम पर पूरे वर्ल्ड में, है ना, यानी कि पूरा विश्व अंग्रेजों के उपनिवेशवाद से ग्रसित था, या फिर पूरे विश्व पर अंग्रेजों का उपनिवेशवाद था, ठीक है। और अंग्रेजों ने, यानी कि यूरोपियंस ने अपनी बुक में यह मेंशन किया है कि जब हम अफ्रीका वाले एरिया में गए तो हमने एक ऐसे जीव को देखा जिसे हमने वर्ल्ड में कहीं और नहीं देखा था। और फिर इस जीव को हमने क्या किया, पकड़ा, और स्मगलिंग के थ्रू वर्ल्ड के अलग अलग स्थानों पर हमने इसको बसाया। यानी कि इसके अलावा वर्ल्ड में और जहां कहीं पर भी आपको शेर नजर आ रहे हैं ना, उस एरिया में वो नेचुरली नहीं मिलते हैं, प्राकृतिक रूप से नहीं मिलते हैं, अपितु उन्हें ले जाया गया है, बसाया गया है। ये इस बात की जानकारी हमें किससे मिलती है, यूरोपियंस की बुक से। अब डाउट किया जाता है कि भाई हो सकता है भारत में भी लाए गए हों, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, और ऐसा नहीं है, ये मैं नहीं बोल रहा, यह हमें हमारी हिस्ट्री नाम देती है, या फिर हिस्ट्री बताती है। और कैसे बताती है, तो आपने नाम सुना हुआ है, अशोक के स्तंभों का नाम सुना है। यानी कि हम इंडिया के कंटेक्स्ट में ये प्रूफ देते हैं कि इंडिया में पहले से शेर मौजूद हैं, और इसका प्रूफ ये है कि हमने नाम सुना हुआ है अशोक के स्तंभों का। और अशोक के स्तंभों का निर्माण कब कराया गया, ईसा पूर्व। अशोक के स्तंभ का निर्माण ये कराया गया ईसा पूर्व में। और अंग्रेजों का आगमन भारत में कब हुआ, अंग्रेजों का आगमन हुआ लगभग 1600 ईस्वी में, है ना। मतलब कि ये निर्मित होने के कई सौ वर्षों बाद भारत में अंग्रेज आए। और अशोक स्तंभ में किसकी कलाकृति है, शेरों की। और शेरों को देखा हुआ अशोक ने, तभी उसने अपने स्तंभों में इन शेरों की कलाकृति उतरवाई होगी, नहीं तो जब देखता नहीं तो उतरवाते कैसे भाई, है ना। तो ये अशोक के स्तंभों से हमें जानकारी मिलती है कि भारत में शेरों को स्मगलिंग के थ्रू नहीं लाया गया है, अपितु ये पहले से ही भारत में विद्यमान थे। क्लियर, यानी कि ये तीन असंबद्धताएं इंडिया के कंटेक्स्ट में है। और यदि हम वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में देखना चाहें, यहां पर हम बात करते हैं विश्व के परिप्रेक्ष्य में या फिर वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में, और जब आप विश्व के परिप्रेक्ष्य में इन असंबद्धताओं का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहली असंबद्धता आती है जिगजॉ फिट। सबसे पहली क्या आती है, जिगजॉ फिट। अब ये जिगजॉ फिट क्या है, तो एक प्रकार से मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। देखिए वर्ल्ड है, और वर्ल्ड में आपको 7 कॉन्टिनेंट्स दिखाई देंगे, और ये 7 कॉन्टिनेंट्स, ये है हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका, ब्राजील वाला पोर्शन, यहां पर कई छोटे छोटे देश, ये है टिएरा डेल फ्यूगो वाला पोर्शन। ऊपर जाते हैं तो ये है मेक्सिको, कैलिफोर्निया, देन ये है कनाडा, अलास्का वाला एरिया, ये है क्वीन एलिजाबेथ ग्रुप ऑफ आइलैंड। नीचे आते हैं तो ये है हडसन बे, और नीचे आएंगे यूएसए का न्यूयॉर्क वाला एरिया, वॉशिंगटन डीसी, ये है मेक्सिको की खाड़ी, देन ये है कैरिबियन कंट्रीज और मेक्सिको। क्लियर, यहां पर आपको कई छोटी छोटी कंट्रीज ऐसे देखने के लिए मिलेंगी जिनको हम कैरिबियन नेशन नाम देते हैं, और ये है लैटिन अमेरिका वाला पोर्शन। क्लियर, अब यदि हम नीचे आए तो यहां पर ये है, सॉरी ऊपर जाएं तो ये है ग्रीनलैंड, ठीक है, ग्रीनलैंड वाला पोर्शन। और वर्ल्ड में यदि आप देखें तो यहां पर दिखाई देता है अफ्रीका, अफ्रीका में ये सबसे नीचे जाते हैं तो केप ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका, देन ये है सोमालिया या फिर हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला पोर्शन, ये है रेड सी, पर्सियन गल्फ, और ये है इंडिया, ठीक है, या फिर एशिया वाला पोर्शन।
इससे आगे जाने पर ये मिलता है हमें अफ्रीका। अफ्रीका में ये है ग्रीस। ग्रीस के बाद यहाँ पर आता है तो ये है इटली। देन ये है पोर्चुगल, स्पेन। देन ये है डेनमार्क और ये है सॉरी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, व्हाइट सी। देन यहाँ पर साइबेरिया। अब इसको कंप्लीट कर देते हैं। यह है इंडिया। इंडिया के बाद साउथ ईस्ट एशिया, यह है साइबेरिया, यह है कामचटका पेनिनसुला, कोरियन कंट्रीज। नीचे आते हैं तो साउथ चाइना सी और साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, लाओस, कंबोडिया वगैरह। यह है इंडोनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड। अब आप अपना एक बार एटलस उठा लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वहां से आपको ये सभी को समझ में आ जाएगा। देखिएगा, अब ये है ऑस्ट्रेलिया। देखना मैं बताना क्या चाह रहा हूं, मैं एक्चुअल में बताना ये चाह रहा हूं कि जब आप देखेंगे किसको, जब आप देखते हैं एक्चुअल में, एक सेकेंड, जब आप देखेंगे इस साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की इस वाले पार्ट को, है ना, यानी कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट को और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अफ्रीका के वेस्टर्न पार्ट को, जो जब आप इन दोनों को मिलाने का प्रयास करेंगे तो आपको एटलस में देखने पर यह मालूम चलेगा कि ऐसा लगेगा ये दोनों आपस में बिल्कुल फिट हो जाते हैं, है ना। और पूरे वर्ल्ड में आपको ऐसी कई प्रकार की असमर्थताएं कई प्रकार की सम्मतताएं देखने के लिए मिलेंगी, जो कि है एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार की असमर्थता। जैसे कि ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट फिट हो जाएगा किससे, फिट हो जाएगा अफ्रीका के इस वाले पोर्शन से। ये हमारा भारत फिट हो जाएगा अफ्रीका से। ये ऑस्ट्रेलिया फिट हो जाएगा मोजाम्बिक से, यानी कि यहां पर मेडागास्कर से, यहां पर आता है मेडागास्कर, इससे ये फिट हो जाएगा। और यदि आप ऐसे ही वर्ल्ड में देखना चाहें तो वर्ल्ड में और भी कई सिमिलैरिटीज देखने के लिए मिलेंगी कहीं ना कहीं। जैसे यहां पर अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है, इसको यदि आप भारत से जोड़ना चाहें या फिर इस वाले पोर्शन से जोड़ना चाहें तो ये कई प्रकार से सम्मतताएं दर्शाता है। तो आप मुझे जरा ये बताइए कि वर्ल्ड में यदि मान लीजिए सभी कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन इसी प्रकार हुआ था तो क्या ऐसा पॉसिबल होना था कि ये सभी कॉन्टिनेंट में इतनी सम्मतताएं या फिर इतनी सिमिलैरिटीज आपको देखने के लिए मिलनी चाहिए थी? आंसर इज नो, कि भाई यदि ये पहले से ही अलग थे तो ये सिमिलैरिटी हो कैसे सकती है। परंतु ये सिमिलैरिटी आपको केवल और केवल इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में, यानी कि ये तो मैंने बस उदाहरण दिया, इसके अलावा वर्ल्ड में और भी कई सिमिलैरिटीज आपको एक जिग्स ऑफ फिट पे देखने के लिए मिलती है। यानी कि ये जो रेखाएं हम मिला रहे हैं ना, इनको क्या नाम दिया जाता है, इन्हें ही नाम दिया जाता है वास्तविकता में जिग्स ऑफ फिट, ठीक है। तो ये जिग्स ऑफ फिट होना नहीं था परंतु हो रहा है, दैट्स व्हाई अल्फ्रेड वेगनर ने इसको क्या कहा, इन्हें नाम दिया गया एक प्रकार से असम्मतता। और ये है हमारा पूरा का पूरा यूरेशिया वाला पोर्शन, ठीक है, यूरेशिया जिसको विभाजित करता है यूराल माउंटेन, और ये है ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है बात। अब इसके अलावा यानी कि जिग्स ऑफ फिट से ये ज्ञात होता है कि सर ऐसा भी हो सकता है, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि ये सभी महाद्वीप या फिर ये सभी कॉन्टिनेंट एक ही भाग से टूटकर अलग हुए हों और बाद में ये अलग अलग दिशा में प्रवाहित हो गए हों। ये बात कही किसने, ये बात कही एक जिग्स ऑफ फिट के द्वारा अल्फ्रेड वेगनर ने, और फिर इन्हीं सभी बातों को इन्होंने सिद्ध भी किया अपने सिद्धांत में। अब नेक्स्ट पर आते हैं। तो ये वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में पहली थी। वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में ही यदि हम दूसरी असम्मतता निकालते हैं तो दूसरी है जीवाश्म ईंधन। सेकंड निकल के आती है फॉसिल फ्यूल या फिर जीवाश्म ईंधन के कंटेक्स्ट में। और यदि हम जीवाश्म ईंधन की बात करें, जीवाश्म ईंधन, क्लियर, तो ये जीवाश्म ईंधन वास्तविकता में हम बोलते जरूर हैं, यानी कि जितने भी जीवाश्म ईंधन है वो किसी ना किसी जीव या फिर किसी ना किसी वनस्पति के जीवाश्मों से बने हुए हैं, परंतु ये जीवाश्म ईंधन किसके जीवाश्म है तो ये है वास्तविकता में ग्लोसॉप्टेरस वनस्पति। और ये ग्लोसॉप्टेरस वनस्पति कब मिलती थी या फिर वर्ल्ड में कब विद्यमान थी? ये ग्लोसॉप्टेरस वनस्पति को ऐसा वैसा नहीं समझना, ये कितनी बड़ी थी और कितनी विशालकाय थी आप इस बात से अंदाजा लगा लो कि आज 17 माले की बिल्डिंग है ना, जो आप देखते हैं ना 17 20 माले की बिल्डिंग, तो लगभग उतनी बड़ी बड़ी वनस्पतियां थी ये। और ये पृथ्वी पर कब विद्यमान थी? तो ये थी हमारी कार्बोनिफेरस युग में ये थी। और कार्बोनिफेरस युग आज से लगभग लाखों वर्षों पूर्व
ये वनस्पतियां धरातलीय हो गई थी, यानी कि किसी क्रिया के परिणाम स्वरूप ये जमींदोज हो गई थी। और जब ये जमींदोज हो गई थी तो लाखों वर्षों तक इन पर पड़ने वाले ताप और दाब के कारण जब ये लगातार दबी रही तो फिर बाद में ये परिवर्तित हो गई किसमें, बाद में परिवर्तित हो गई ईंधन में। अब यदि मान लीजिए वर्ल्ड में पाया जाने वाला ये समस्त प्रकार का जीवाश्म ईंधन किसी एक ही वनस्पति का जीवाश्म है, तो इस पर होना यह था वास्तविकता में कि इन सभी में एक ही ईंधन बनना था, यानी कि ईंधन का जो स्वरूप है वो एक सा होना था। और ये जीवाश्म ईंधन बनने के लिए आप याद रखिएगा एसेंशियल रिक्वायरमेंट या फिर एसेंशियल कंडीशन क्या होती है कि तापमान अधिक हो, है ना। मतलब कि यदि आप देखेंगे तो क्या कारण है कि आपको वर्ल्ड में अलग अलग स्थानों पर यह जीवाश्म ईंधन अलग अलग प्रकार का देखने के लिए मिलेगा, है ना। जैसे यदि आप अलास्का की बात करें, है ना, दो चीजों की मैं बात करता हूं, एक है अलास्का, है ना, ये है हमारा अलास्का वाला पोर्शन, यह है कैलिफोर्निया वाला, और ये है अलास्का क्षेत्र। यहां ये है हडसन बे, मेक्सिको गल्फ। अब यदि आप बात करें तो इस अलास्का रीजन में और अलास्का के ही बाजू में आपको क्या दिखाई देता है, साइबेरिया, है ना। यहां पर ये साइबेरिया वाले रीजन में, इसको मैं फिर से बना देता हूं, तो ये है फिर साउथ अमेरिका, है ना। इस अलास्का रीजन में आपको क्या देखने के लिए मिलेगी, यहां पर मिलती हैं नेचुरल गैसेस अर्थात प्राकृतिक गैस, है ना, जो कि बनी हुई है किससे, इसी ग्लोसोप्टेरस वनस्पति से। परंतु जब आप आते हैं भारत में, और भारत कहां पर है, तो यहां पर मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूं, एक सेकेंड, यह है अफ्रीका, यहां पर भी कई जीवाश्म ईंधन आपको देखने के लिए मिलते हैं। यह है फारस की खाड़ी, यह है एशिया में भारत, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, यहां से स्टार्ट होता है मेडिटेरेनियन यानी कि भूमध्य सागर, इटली, देन यहां से पोर्चुगल स्पेन, और पोर्चुगल स्पेन होते हुए डेनमार्क, यह है नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड, व्हाइट सी, और ये है साइबेरिया, है ना। यदि आप भारत के कंटेक्स्ट में देखें, यानी कि भारत कहां पर है, यह है भारत, और भारत के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो भारत व चीन में आपको ज्यादा क्या देखने के लिए मिलेगा, यहां पर मिलता है कोयला, यहां कोयले के निक्षेप या फिर कोयले का भंडार आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसी प्रकार यदि आप साइबेरिया वाले इलाके में जाएंगे तो इस वाले क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलेगा जीवाश्म तेल, या फिर मैं यूं बोलूं खनिज तेल की प्रधानता आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि यदि ये सभी क्षेत्र किससे बने हुए हैं, या फिर ये सभी ईंधन बने हुए हैं जीवाश्मों से, तो अलग अलग स्थानों पर ये अलग अलग देखने के लिए क्यों मिल रहे हैं। चलो ये भी मान लिया, परंतु इसमें एक और क्वेश्चन ये आता है कि ये जीवाश्म ईंधन बनने के लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट है तापमान, और यहां का तापमान तो आपको अपेक्षाकृत कम ही देखने के लिए मिलेगा। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में जो गैसें मिल रही हैं, जो कोयला मिल रहा है, जो खनिज तेल मिल रहा है, ये एक्चुअल में इस वाले क्षेत्र में, यानी कि चलो भारत में मिल रहा है ये तो हमने मान लिया, परंतु खनिज तेल और खनिज गैसें या फिर जीवाश्म गैसें ये उत्तरी ध्रुव के नजदीक या फिर इतने ठंडे क्षेत्रों में कैसे मिल सकती हैं। परंतु क्योंकि रिक्वायरमेंट ये है कि इस जीवाश्म के ऊपर का जो भाग है वो भरा हुआ, यानी कि वो अधिक तापमान वाला हो, और यहां पर तापमान की अधिकता हो, जब ही यहां पर कोई जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो सकता है, या फिर कोई जीवाश्म किसी ना किसी रूप से एक प्रकार से रिसोर्सेस में परिवर्तित हो सकता है। परंतु ऐसा कैसे पॉसिबल है ना, कि ध्रुवों के पास आपको ये सभी जीवाश्म ईंधन देखने के लिए मिले। इन सभी बातों का आंसर दिया किसने, इन सभी बातों का आंसर दिया अल्फ्रेड वैगनर सर ने अपने इस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में। क्लियर। अब इसी प्रकार ये तो वर्ल्ड का कंटेक्स्ट चल रहा है, यानी कि पहला हो गया क्या, पहला हुआ हमारा जिग्स ऑफ इट, सेकंड हुआ जीवाश्म ईंधन, और अब हम थर्ड टॉपिक पर आते हैं, और ये थर्ड टॉपिक हमारा क्या है, तो ये आता है डायनासोर के कंटेक्स्ट में, डायनासोर के कंटेक्स्ट में। और यदि हम डायनासोर की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि ये डायनासोर क्या है, वास्तविकता में ये डायनासोर एक प्रकार से ठंडे रक्त के जीव हैं, यानी कि ये सबसे पहले तो आप याद रखें कि ये सरीसृप हैं ना, यानी कि ये सरीसृप हैं, और सरीसृप हैं
मतलब कि ये ठंडे रक्त के जीव माने जाते हैं। ठीक है, ये ठंडे रक्त के जीव हैं, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं, ठंडे रक्त के जीव, ये कोल्ड ब्लडेड स्पीसीज हैं या फिर कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं। अब कैसे पॉसिबल है ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल कि आपको शीतोष्णकटिबंधीय एरिया में देखने के लिए मिले? ऐसा क्यों? क्योंकि याद रखें कि जितने भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं या फिर ठंडे रक्त के जीव हैं, ये वास्तविकता में इनका निवास स्थान कहां पर है? इनका निवास स्थान होता है, निवास स्थान आपको देखने के लिए मिलेगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र मतलब कि पूरे वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में यदि हम बात कर रहे हैं तो पूरे वर्ल्ड में आपको मिलेंगे ये अफ्रीका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, है ना। यहां पर यदि हम देखें तो ये है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यहां पर मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूं कि यदि हम देखें तो यह मैक्सिको, मैक्सिको के बाद पूरा का पूरा इसको कवर करते हुए थोड़ा 19-20 हो सकता है ना। यह है भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र, भूमध्य रेखा, और यहां पर आता है मकर रेखा वाला एरिया। इस एरिया में ये आपको ठंडे रक्त के जीव देखने के लिए मिलेंगे। और ये हम पृथ्वी के कंटेक्स्ट में बात करें अर्थ के, तो अर्थ में ये जीव आपको मिलते हैं, ये जीव आपको ज्यादातर दिखाई देंगे इस वाले एरिया में, यानी कि ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहां पर आती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और बीच में आती है इक्वेटर लाइन, और इसके मध्य का जो एरिया रहता है अर्थात ये वाला एरिया, इस एरिया में आपको ज्यादातर ये जीव देखने के लिए मिलते हैं। और इस एरिया को ही, इसी एरिया को हम क्या कॉल करते हैं? इसी को कहा जाता है या तो ट्रॉपिकल जोन या फिर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और यही होता है इन डायनासोर के लिए एक उपयुक्त स्थान। कारण यह है कि यहां का तापमान, इस एरिया का जो टेम्परेचर रहता है ये हमेशा हाई रहता है, यानी कि ये हाई मतलब कि उतना ज्यादा नहीं, परंतु एक प्रकार से नियत तापमान रहता है, जिसके कारण ये ठंडे रक्त के जीव सर्वाइव कर पाते हैं। परंतु जब हमने वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में इसको देखा है और वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में जब अध्ययन किया अल्फ्रेड वेगनर सर ने, तो पाया कि इन डायनासोर के जीवाश्म सबसे पहले किस एरिया में आपको देखने के लिए मिल रहे हैं? वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में इन डायनासोर के जीवाश्म आपको सर्वप्रथम जीवाश्म आपको मिलते हैं जूरा माउंटेन के आसपास या फिर जूरा पर्वत के आसपास। और कहां पर है ये जूरा पर्वत? तो ये जूरा पर्वत दिखाई देता है आपको, देखिएगा यूरोप में, स्विट्जरलैंड। और इसीलिए इनके नाम पर या फिर इस जूरा पर्वत के नाम पर इनके युग का भी नाम रखा गया है। और क्या है? इनके युग का नाम है जुरासिक एरा। और मूवी भी आई होगी, आपने जुरासिक पार्क मूवी देखी होगी तो, है ना। तो यहां पर सबसे पहले जीवाश्म मिल रहे हैं, और ये है कहां? ये आता है यूरोप में, और यूरोप में भी कहां? तो ये आता है स्विट्जरलैंड में। और ये वाला एरिया यानी कि स्विट्जरलैंड, और ये स्विट्जरलैंड कैसा है? यहाँ की जलवायु की यदि मैं बात करूं तो क्या यहाँ की जलवायु शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु है? यहाँ की जलवायु शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु है। अब बताइए कि किस प्रकार एक ठंडे रक्त का जीव उस स्थान में मिल रहा है जो कि एक शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु वाला एरिया है? ऐसा कैसे पॉसिबल है ना? तो ऐसा ऐसे पॉसिबल है कि यदि डायनासोर इस यूरोप वाले पोर्शन में या फिर इस ठंडे रक्त के इस ठंडे क्षेत्र में नहीं जाएगा, तो फिर हो सकता है कि यही ठंडा क्षेत्र यानी कि ये वाला जो ठंडा क्षेत्र है ये कभी ना कभी इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में विद्यमान रहा हो। जब ही ये डायनासोर आपको कहां पर मिल सकते हैं? जब ही ये डायनासोर आपको इस ठंडे क्षेत्र में विद्यमान दिखाई दे सकते हैं, अदरवाइज ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब कि कभी ना कभी ये यूरोप वाला पोर्शन यहां पर रहा होगा, फिर बाद में ये टूटकर अलग हुआ, विखंडित हुआ, और विखंडन की प्रक्रिया के चलते फिर बाद में ये अलग हो गया। और अलग होते होते आज हमको दिखाई देता है कि जूरा माउंटेन ऊपर है, परंतु कालांतर में ये जूरा माउंटेन अवश्य नीचे रहा होगा। बात ये आती है कि भाई ये खत्म कैसे हो गए? तो इनके खत्म होने के लिए एक थ्योरी आती है कि भाई यहां उल्कापात की थ्योरी। और ये उल्कापात क्या है कि पृथ्वी पर एक समय था जब ये उल्कापात हुआ था। और उल्कापात हमेशा याद रखिएगा कि ये उल्कापात कहां होता है, यानी कि यहां से यदि कोई उल्कापिंड आ रहा है पृथ्वी की ओर, तो वो इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आकर नहीं गिरेगा। ये मुड़ेगा कहां पर? ये जाएगा पृथ्वी के ध्रुव की ओर, है ना। और यहां पर पृथ्वी के ध्रुव की ओर क्यों जाएगा? क्योंकि यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल
या फिर यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स आपको सबसे ज्यादा दिखाई देता है, यानी कि सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल आपको ध्रुवों पर नजर आता है। इसीलिए उल्कापात यदि होगा तो इन ध्रुवों के पास होगा, और जब ध्रुवों के पास होगा तो उल्कापात के द्वारा सबसे अधिक मात्रा में या फिर सर्वाधिक मात्रा में क्या निकलेगी? उल्कापात के द्वारा उल्का पिंड जब गिरेंगे तो उल्का पिंडों के द्वारा सबसे अधिक मात्रा में निकलेगी धूल और धूल व राख। अब एक समय था, यानी कि कार्बोनिफेरस युग के पहले तक ये जब सरीसृप मिलते थे तो यहां पर बहुत अधिक मात्रा में, कार्बोनिफेरस युग में बहुत अधिक मात्रा में उल्कापात हुआ, और इस उल्कापात के द्वारा फिर जो धूल और राख निकली, इसने पूरी पृथ्वी के चारों ओर एक प्रकार से आवरण का निर्माण किया। और ये जो आवरण का निर्माण हुआ, यहां पर जो जिस आवरण का निर्माण हुआ उसने सूर्य के प्रकाश को यहां पर ब्लॉक कर दिया। और जब सूर्य के प्रकाश को यहां ब्लॉक किया गया तो बताइए ठंडे रक्त के जीव, जिनके लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट है सूर्य का प्रकाश, जब सूर्य का प्रकाश ही नहीं आएगा तो क्या यहां पर ये ठंडे रक्त के जीव जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। और जब ये ठंडे रक्त के जीव जीवित नहीं रह पाएंगे तो यहां पर स्टार्ट होगा एक छोटा हिमयुग। क्या प्रारंभ होगा यहां पर? यानी कि इस उल्कापात के द्वारा अब यहां पर एक प्रारंभ होगा हिमयुग। और ये हिमयुग उतना बड़ा तो नहीं रहेगा, परंतु वहां इंपॉर्टेंट जरूर रहेगा। यानी कि हिमयुग में जो अर्थ का टेम्परेचर है वो लो होगा, और लो टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे डायनासोर, और दैट्स वाई कि इनकी मृत्यु होने लगेगी। अब जब इनकी मृत्यु होने लगेगी तो फिर इसी को हम बोलेंगे कि भाई यहां से कुछ ऐसी क्रिया घटित हुई होगी कि यहीं पर ये जो यूरोप वाला पोर्शन है फिर ये खसकते या फिर फ्लो करते हुए ऊपर गया, और ऊपर जाने पर आपको आज इस स्थान पर अर्थात शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु वाले एरिया में दिखाई देता है। परंतु कालांतर में ये बिल्कुल पॉसिबल है कि ये वाला एरिया कहां पर रहा होगा? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आपको अकर करता हुआ देखने के लिए मिला होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं तो इन्हीं असम्मतताओं के आधार पर, यानी कि वर्ल्ड में ये जितनी भी प्रकार की असम्मतताएं हमने वास्तविकता में देखी हैं, कि एक तो है हमारी इंडिया के कंटेक्स्ट में और एक है वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में, इन्हीं असम्मतताओं के आधार पर यह अंदाजा लगाया गया और अल्फ्रेड वेगनर सर ने हमें बताया कि आज से मिलियंस ऑफ ईयर पहले जो हमारी पृथ्वी है और ये जो हमारे कॉन्टिनेंट्स आज हमको जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये इस अवस्था में विद्यमान नहीं थे। यानी कि ये जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और ये जो 5 ओशंस हैं, ये ऐसे बिल्कुल नहीं थे। तो कैसे थे भाई? तो इसका आंसर इन्होंने दिया कि ये सभी 7 कॉन्टिनेंट्स एक संयुक्त अवस्था के रूप में विद्यमान थे। और ये संयुक्त अवस्थाओं को क्या कॉल किया जाता था? तो इसे कहा जाता था पेंजिया, यानी कि ये एक प्रकार का सुपर कॉन्टिनेंट था। यहां पर मैं लिख देता हूं कि एक प्रकार का सुपर कॉन्टिनेंट था, और इस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम क्या था? इसे कहा जाता था पेंजिया। ठीक है, इसका अर्थ भी याद रखिएगा कि एक महाद्वीप है ना, द्वीपों का भी, जितने भी महाद्वीप हैं उनका भी एक विशालकाय वृहद रूप, और ये चारों ओर से घिरा हुआ था एक सागर से। और इस सागर का क्या नाम था? तो ये था एक सुपर ओशन, और इसका नाम था पैंथालासा, है ना। यानी कि ये सभी सागर और महासागर एक संयुक्त अवस्था के रूप में विद्यमान थे, जिनको कहा जाता था, सागर को कहा जाता था पैंथालासा, और महाद्वीप को नाम दिया जाता था पेंजिया, और इसका अर्थ होता था जल ही जल। अब कालांतर में कुछ ऐसी क्रियाएं घटित हुई जिनके परिणाम स्वरूप इस पेंजिया का विखंडन होना प्रारंभ हुआ। और जब इस पेंजिया का विखंडन होना प्रारंभ हुआ तो याद रखिएगा कि सबसे पहले क्या हुआ? तो किन्हीं फोर्सेस के कारण, कुछ बलों के कारण इस पेंजिया का विखंडन होता है, और विखंडित होकर यह पेंजिया 2 पार्ट्स में बंटता है या फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। और ये 2 पार्ट्स क्या कहलाते हैं? तो जो ऊपर वाला पोर्शन है, जो ऊपर वाला भाग है, यह कहलाता है अंगारा लैंड, या फिर इसी को कॉल किया जाता है लॉरेशिया। यह है अंगारा लैंड, ठीक है। और नीचे वाले भाग को कॉल किया जाता है गोंडवाना लैंड, जो कि हमने इंडियन ज्योग्राफी में कई बार पढ़ा हुआ है कि भारत अर्थात इंडिया गोंडवाना लैंड का भाग था, फिर बाद में ये टूटकर अलग हुआ, मतलब कि इसी की बात की जा रही है। तो ये है हमारा अंगारा लैंड, एंड ये है हमारा गोंडवाना लैंड।
गोंडवाना। ठीक है, अब अंगारा लैंड और गोंडवाना में कौन कौन से भाग थे तो जरा देख लीजिए, मैं यहां पर लिख देता हूं कि जब अंगारा लैंड को आप देखेंगे तो आज वर्तमान में अर्थ में जितने भी भाग आपको उत्तर की ओर दिखाई दे रहे हैं वे सभी किसके भाग थे? अंगारा लैंड के। मतलब कि यहां पर यदि मैं नोट करके लिखूं तो इसी में शामिल था उत्तर अमेरिका महाद्वीप, उत्तर अमेरिका। इसी में शामिल दिखाई देता है आपको क्या? यूरेशिया वाला पोर्शन, यूरेशिया। इसी में आपको शामिल दिखाई देते हैं अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र, यानी कि नॉर्थ अमेरिका में आप किसको और ऐड कर लेंगे? नॉर्थ अमेरिका में ही आप ऐड कर लेंगे ग्रीनलैंड को। और जब आप गोंडवाना लैंड की बात करें ना, जब आप गोंडवाना लैंड की बात करते हैं तो गोंडवाना में वे सभी भाग स्थित थे जो कि दक्षिण की ओर दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि सबसे पहले तो आ जाएगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट या फिर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। दक्षिण अमेरिका के बाद इसमें आ जाएगा अफ्रीका, अफ्रीका के बाद इसी में आ जाएगा भारत, अफ्रीका, भारत, और साथ में इसी में शामिल था ऑस्ट्रेलिया, इसी में शामिल था ऑस्ट्रेलिया। ये सभी भाग आपको किस में दिखाई देते हैं? गोंडवाना लैंड में। और फिर बाद में इसी अंगारा लैंड और इसी गोंडवाना लैंड का फर्दर सेपरेशन होता है और फर्दर सेपरेशन के द्वारा फिर बनकर, एक सेकेंड इसको मैं शिफ्ट, है ना, फर्दर सेपरेशन के द्वारा फिर बनकर तैयार होता है क्या? फिर बनकर तैयार होता है हमारा पूरा का पूरा वर्ल्ड। ये किस प्रकार से तैयार हुआ तो देखिए, अब इस प्रोसेस के बाद जो नेक्स्ट चरण आया, यानी कि जब इसमें दोबारा से विखंडन हुआ तो दोबारा से विखंडन कुछ इस प्रकार से होता है, यानी कि अब अंगारा लैंड में भी विखंडन होगा और गोंडवाना लैंड में भी विखंडन होगा। और जब इन्हीं दोनों में विखंडन होगा तो आज हमको ये पूरा का पूरा वर्ल्ड कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगा। मतलब कि यदि आपको नजर ना आ रहा हो तो मैं साइड कर देता हूं। ठीक है, जैसे यहां पर मिलता है हमें नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यह है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। अब चूंकि हमारी अर्थ राउंड है इसलिए मैं यहां पर पूरा नहीं बनाऊंगा, वो अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि मैं आधा पोर्शन यहां पर क्रिएट कर रहा हूं। क्लियर? यह है नॉर्थ अमेरिका, यह है साउथ अमेरिका, यह है ग्रीनलैंड और यह है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड वाला पोर्शन, यह है व्हाइट सी। देन अर्थ राउंड शेप में है इसलिए आगे का नहीं। यह है डेनमार्क, फिर नॉर्वे, सॉरी पोर्चुगल, स्पेन वाला पोर्शन, इटली, और यह है ग्रीस। अब इसी से आगे ये है हमारा अफ्रीका, ये अफ्रीका एंड ये है रेड सी, रेड सी के बाद पर्सियन गल्फ एंड ये है एशिया, ये है भारत होते हुए देन आगे से ये एशिया आ जाएगा। और इसको मैं कनेक्ट कर देता हूं कुछ इस प्रकार से। क्लियर है? इस प्रकार से ये कनेक्ट हो जाएगा और यहां पर आकर ये बनेगा ऑस्ट्रेलिया। और सबसे नीचे वाले पोर्शन में आपको दिखाई देगा क्या? यह है अंटार्कटिका द्वीप। क्लियर? और इसके मध्य में अर्थात यहां पर आपको दिखाई देते हैं सभी सागर, एक सेकेंड, यहां पर दिखाई देते हैं सभी सागर, है ना, सागर महासागर जितने भी हैं। अब यहां पर कौन कौन से सागर और कौन कौन से महासागर हैं तो इनकी मैं नेमिंग कर देता हूं। जैसे अब तो मालूम चल गया होगा आपको कि यह है हमारा उत्तर अमेरिका या फिर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, उत्तर अमेरिका महाद्वीप। यह है हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट या फिर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। यह है अफ्रीका, सॉरी इसको पहले कर देता हूं, यह है यूरेशिया यानी कि यूरोप एंड एशिया। और ये आता है अफ्रीका, ये इंग्लिश में लिख देता हूं ताकि बन जाए यहां। और ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये है ऑस्ट्रेलिया। अब इसमें कौन कौन से महासागर हैं तो यहां पर आता है, ये है आर्कटिक महासागर, एक सेकेंड, ये है आर्कटिक महासागर। क्लियर? ये आता है अटलांटिक, अटलांटिक महासागर। क्लियर? जब आप इसी से ऊपर जाते हैं, सॉरी इसी से नीचे आते हैं तो यह है दक्षिणी सागर,
दक्षिण सागर। जब आप यहां आते हैं तो यह है इंडियन ओशन या फिर हिंद महासागर। अब इतने ओशंस आपको दिखाई देते हैं, मतलब कि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अब जब आप इसको आगे बढ़ेंगे तो आपको पढ़ना ऐसे है कि कालांतर में एक युग था जिसको हम कार्बोनिफेरस युग का नाम देते हैं, है ना। जब उससे पहले तक ये सभी सातों महाद्वीप और साथ में ये पांचों महासागर एक संयुक्त अवस्था के रूप में विद्यमान थे, जिसको हम कॉल करते हैं पेंजिया। और ये था एक सुपर कॉन्टिनेंट, और एक जो सुपर ओशन था उसका नाम था पैंथालासा। बाद में किन्हीं कारणोंवश या फिर पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के परिणाम स्वरूप इस पेंजिया में विखंडन होता है, और पेंजिया में विखंडन के द्वारा दो सुपर कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन होता है। और ये दो सुपर कॉन्टिनेंट्स कौन से होते हैं, तो उत्तर में आता है अंगारा लैंड और दक्षिण में आता है गोंडवाना लैंड। और इन्हीं दो सुपर कॉन्टिनेंट्स के फॉर्मेशन के थ्रू जब ये दोनों ही पार्ट अलग होते हैं तो बीच में एक छिछले उथले सागर अर्थात एक जियो सिंक्लाइन का फॉर्मेशन होता है। और ये जियो सिंक्लाइन क्या कहलाती है, तो यहां पर आपको दिखाई देती है एक जियो सिंक्लाइन, जिसको हम नाम देंगे बाद में तैथिस सागर। और फिर इसी तैथिस सागर का वर्तमान में विस्तार क्या कहलाएगा, वर्तमान में जो अस्तित्व बचा हुआ है वही है मेडिटेरेनियन सी या फिर भूमध्य सागर। और फिर इनका विखंडन होगा, इन्हीं का अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का फर्दर सेपरेशन होगा। और इस फर्दर सेपरेशन के द्वारा, याद रखिएगा, इस फर्दर सेपरेशन के द्वारा फिर बाद में बनकर तैयार होंगे ये 7 कॉन्टिनेंट्स। जैसे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से टूटकर अलग होंगे, क्या अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से टूटकर अलग हो जाएंगे हमारे नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया, और गोंडवाना लैंड से ये अफ्रीका जो एक्चुअल गोंडवाना, और साथ में ये साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, और यहां पर मेडागास्कर अलग हो जाएगा। बात ये आती है कि यदि ये पूरा का पूरा सिद्धांत दे दिया गया तो ये सिद्धांत बिल्कुल सही था, हमने मान लिया कि ऐसा ही हुआ था, परंतु इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसा हुआ, हम ऐसा कैसे मान ले, है ना। तो देखिएगा, अब जो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से एक्चुअल में ये किस ओर प्रवाहित हुए, है ना, यानी कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट एक्चुअल में प्रवाहित हुए ईस्टर्न डायरेक्शन में ना, और ईस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो हुए। इसी कारण से यदि आप इसमें देखें, है ना, इन दोनों ही कॉन्टिनेंट्स में देखेंगे तो इन दोनों कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न पार्ट में आपको दो माउंटेन रेंजेस दिखाई देती हैं, यानी कि नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज और साउथ अमेरिका में नजर आती है क्या, एंडीज पर्वतमाला, जिसकी व्याख्या इस प्रकार की अल्फ्रेड वेगनर ने कि यहां पर यदि आप आएंगे तो इस वाले पोर्शन में माउंटेन रेंज होने का कारण यह है कि एक्चुअल में इन दोनों महाद्वीपों का प्रवाह किस ओर हुआ है, पूर्व की ओर हुआ है, इसलिए इसमें पूर्व की ओर ये माउंटेन रेंजेस हैं। और यहां पर यानी कि ये हो गई रॉकीज, कार्डिलेरा माउंटेन, और यहां पर है ये एंडीज, इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांका गोवा। साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका का मैप निकालिएगा और उसमें जाकर इसको मार्क कर लीजिएगा एक बार, क्लियर। और इसी प्रकार यदि आप देखें, इसी प्रकार यदि आप नजर करते हैं तो यहां पर है ऑस्ट्रेलिया, यह है अफ्रीका, यह है अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यह है रेड सी, ऊपर आते हैं तो यह है पर्सियन गल्फ, और फिर यह है हमारा ग्रीस, इटली। अब इसी वाले पोर्शन में जब आप देखेंगे तो यहां पर आपको एटलस माउंटेन, यह है एटलस माउंटेन, अभी मैं इसकी नेमिंग करूंगा, और यहां पर है ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन, ठीक है। इसी के बाजू में आता है मेडागास्कर, यहां पर भी एक छोटे माउंटेन है, एक दो ठुक, ज्यादा बड़े नहीं है। और जब आप ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो यह है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया का प्रवाह किस ओर हुआ, ऑस्ट्रेलिया का प्रवाह हुआ पश्चिम पूर्व दिशा की ओर, सॉरी इसमें पश्चिम था, है ना, इसमें पश्चिम था, अब इसका प्रवाह हुआ पूर्व दिशा की ओर। और इसीलिए इसके पूर्वी भाग में आपको एक माउंटेन रेंज दिखाई देती है जिसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, है ना, यह है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और जब आप इसी के ऊपर जाते हैं तो यहां पर एक टाइम आया था जब यूरोप और एशिया में अपवर्ड मूवमेंट हुआ था, और इस अपवर्ड मूवमेंट के कारण दो माउंटेन्स का भी फॉर्मेशन हुआ, है ना, एक था हमारा यूरोप में और एक था हमारा अफ्रीका में, है ना। और यहीं पर यदि आप इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो यह है इंडिया, और इंडिया के कंटेक्स्ट में भी यहां पर एक माउंटेन दिखाई देता है जिसकी हमने पीछे बात की थी, यह है
हिमालयन माउंटेन, हिमालय पर्वत, जो कि बाद में कहलाता है क्या, बाद में कहलाता है अराकानियोमा, और यही आता है और बनता है क्या, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ऐसे कई और बातें थी, है ना, यानी कि इन्होंने इस सिद्धांत के द्वारा जो माउंटेन फॉर्मेशन की थ्योरी है, यानी कि पर्वत निर्माण का जो सिद्धांत है, उसको भी एक प्रकार से सहारा प्रदान किया था। अब चूंकि ये सिद्धांत फेल जरूर हुआ था, परंतु इसको फुलफिल कर दिया था किसने, संवहनीय धारा सिद्धांत ने। यानी कि जब इस सिद्धांत के थ्रू इनसे ये क्वेश्चन किया गया कि आप हमें ये बताइए कि वास्तविकता में इन महाद्वीपों का प्रवाह क्यों हो रहा है, तो इन महाद्वीपीय प्रवाह का ये कारण नहीं बता पाए ना, तो कारण बताने का श्रेय या फिर कारण फिर बाद में किसने बताया, तो संवहनीय धारा सिद्धांत के द्वारा फिर इसका कारण बताया है कि एक्चुअल में इन संवहनीय धाराओं के कारण इन महाद्वीपों का प्रवाह इस डायरेक्शन में हो रहा है, और इस डायरेक्शन में होने के कारण ही नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में आपको माउंटेन रेंजेस, इसी प्रकार अपवर्ड मूवमेंट के कारण अफ्रीका के उत्तर में और साथ में यूरोप के दक्षिणी भाग में आपको माउंटेन रेंजेस देखने के लिए मिलती हैं। यहां पर एल्प्स माउंटेन देखने के लिए मिलता है ना, जिसका विस्तार कॉकेशस है, और यहां पर भारत के उत्तर पूर्वी प्रवाह के चलते आपको भारत के उत्तरी भाग में एक माउंटेन रेंज हिमालयन देखने के लिए मिलती है। और चूंकि ऑस्ट्रेलिया का प्रवाह पूर्व की ओर हुआ, दैट्स वाई कि आपको ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपको देखने के लिए मिलती है। ये था क्या, ये था पूरा का पूरा महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। अब 2 मिनट में हम इसको एक बार कंपाइल करते हैं कि एक्चुअल में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है क्या। तो सबसे पहले हमने देखा, सबसे पहले एक सेकेंड, सबसे पहले हमने समझना स्टार्ट किया कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है किसका टॉपिक, ये एक्चुअल में है आपका जियोमॉर्फोलॉजी का टॉपिक, परंतु इसके प्रतिपादन करता कौन है, एक जलवायु शास्त्री, और यह सिद्धांत वास्तविकता में असम्मतता के सिद्धांत पर आधारित था। और असम्मतताएं क्या होती हैं, तो यदि किसी चीज का किसी स्थान पर मिलना प्रश्न चिन्ह लगाए तो इसको कॉल किया जाता है क्या, असंबद्धता। और वर्ल्ड में ऐसी कई और प्रकार की असंबद्धताएं विद्यमान थी, जिनको हमने एक वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में देखा और एक हमने देखा इसको इंडिया के कंटेक्स्ट में। और वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में हमने असंबद्धताओं को पढ़ना, भारत के कंटेक्स्ट में हमने असंबद्धताओं को पढ़ना स्टार्ट किया, जिनमें सबसे पहली थी हिमालय की चट्टानों के बारे में। जो हिमालय, जो कि वर्ल्ड का सबसे ऊंचा माउंटेन है, औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, यहां पर मिलने वाली चट्टानें अवसादी पाताली चट्टानें थी, जो कि नहीं होनी थी, परंतु ये हमें देखने के लिए मिल रही थी, जो कि एक प्रकार की असंबद्धता थी। इसी के बाद हम आए थे और हमने जीवाश्म ईंधन के बारे में, जीवाश्म ईंधन नहीं, थार के मरुस्थल के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि थार के मरुस्थल में वास्तविकता में किस प्रकार के जीवाश्म आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, समुद्री जीवों के, जो कि नहीं मिलने थे। इसके पश्चात जो नेक्स्ट असंबद्धता, एक सेकेंड, नेक्स्ट असम्मतता शेरों के संदर्भ में थी कि शेरों के संदर्भ में ये शेरों का प्राकृतिक आवास वर्ल्ड में कहां पर है और ये इंडिया में क्यों देखने के लिए मिलते हैं, और केवल इंडिया में ही मिल रहे हैं, तो ये एक प्रकार की असम्मतता थी। यहीं से हमने जाना था कि कुनाऊ नेशनल पार्क एक ऐसा नेशनल पार्क है जो कि जहां पर आपको मांसाहारी जीवों की तीनों प्रजातियां देखने के लिए मिलती हैं, या फिर शेर, बाघ, चीता तीनों देखने के लिए मिलते हैं। फिर हमने वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में पढ़ना स्टार्ट किया, और जब हम वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में आए थे तो सबसे पहले हमने जिग्ज़ा ऑफ फिट को देखा, और जिग्ज़ा ऑफ फिट होता क्या है इसको समझा, और ये कहां कहां से आपस में कनेक्ट होगा इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। क्लियर है इतनी बात, क्लियर। चल, अब इसी के बाद जिग्ज़ा ऑफ फिट के बाद हम आए जिग्ज़ा ऑफ फिट के बाद हम आए डायनासोर पर, और डायनासोर के बारे में हमने समझा था। देन हम आए थे जीवाश्म ईंधन पर, और इन सभी के बारे में हमने समझ लिया था। अब फिर हमने स्टार्ट किया महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले हमने समझा कि आज से लगभग करोड़ों वर्ष पहले ये सभी 7 महाद्वीप और 5 महासागर एक संयुक्त अवस्था के रूप में विद्यमान थे, जिसको पेंजिया कहा जाता था, और एक सुपर ओशन था जिसको पैंथालासा नाम दिया जाता था। और साथ में जब इनका सेपरेशन हुआ तो बना अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, और फिर फर्दर सेपरेशन के द्वारा पूरे वर्ल्ड का फॉर्मेशन हुआ। हमने ये देख लिया कि किस महाद्वीप से, यानी कि अंगारा लैंड से कौन कौन से कॉन्टिनेंट अलग हुए और गोंडवाना से कौन कौन से कॉन्टिनेंट अलग हुए। बाद में फिर जब इनसे पूछा गया कि ये जो सेपरेशन हो रहा था, इस सेपरेशन का कारण क्या था, इसका रीजन क्या था, तो ये रीजन बताने में असफल हो गए, और इसीलिए यहां पर इस सिद्धांत को एक प्रकार से असफल माना गया। परंतु याद रखिएगा कि इस सिद्धांत के थ्रू ही इस महाद्वीपीय प्रवाह का एक प्रकार से कारण बताया था संवहनीय धारा
सिद्धांत में संवहनीय, इसके अलावा भी कई और सिद्धांत थे जिन्होंने महाद्वीपीय प्रवाह का कारण बताया, परंतु संवहनीय धारा सिद्धांत सबसे मेन माना जाता है। क्लियर। और इन सभी सिद्धांतों का आधार बनकर तैयार हुआ क्या, ये अल्फ्रेड वेगनर द्वारा प्रतिपादित महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। याद रखिएगा, ये प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू दोनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ये असंबद्धताएं जब आप लिखते हैं और जब आप ऐसा डायनेमिक आंसर लिखेंगे तो वहां पर जो आपका कॉपी चेक करेगा वो आपको कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा देगा, 1 या 2 मार्क्स। और याद रखिएगा, हमेशा लड़ाई 1 या 2 मार्क्स की ही होती है। तो ये सभी आप अच्छे से याद करिएगा। यदि आपने नोट्स बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आपने नहीं बनाए हैं तो ये नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। क्लियर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।